दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सुप्रानोस के एपिसोड 10 की, जहां इस बार कहानी माफिया बिजनेस, म्यूजिक इंडस्ट्री, ग्रीड, रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिएशन के बीच घूमती दिखाई देती है। इस एपिसोड में खासकर क्रिस्टोफर की जिंदगी एक नए मोड़ पर जाती है, क्योंकि इस बार वो क्राइम की दुनिया से हटकर म्यूजिक बिजनेसेस में अपना नाम कमाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, सुप्रानोस की दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं होता। एपिसोड की शुरुआत होती है मैनहट्टन से, जहां एक ड्रग डीलर अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक पॉली, पुसी और क्रिस्टोफर उस आदमी को घेर लेते हैं। तीनों मूवर्स के कपड़ों में होते हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो। पॉली उस आदमी के मुंह पर टेप लगा देता है और गन उसकी तरफ तान देता है। वो उससे पूछता है कि पोर्ट न्यूयॉर्क में उनकी ऑपरेशंस के पास कौन लोग ड्रग डीलिंग कर रहे होते हैं। ड्रग डीलर डर जाता है और बोलता है कि वो सब बता देगा, लेकिन पॉली उसे बोलता है कि अब बताने की जरूरत नहीं है और अगले ही पल वो उसे गोली मार देता है। उसके बाद तीनों अपार्टमेंट में सर्च करते हैं, जहां उन्हें बेडरूम में कैश से भरा हुआ एक स्टैश मिलता है। इतना पैसा देखकर तीनों खुश हो जाते हैं, पूरा पैसा लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद टोनी अपने दोस्त ब्रूस से मिलता है। यही वो आदमी था जिसने टोनी को डॉक्टर मिल्फी के पास भेजा था। टोनी उसे अप्रिसिएशन में एक्सपेंसिव सिगार गिफ्ट करता है। ब्रूस खुश होकर टोनी को अपने गोल्फ क्लब आने का इनविटेशन देता है। उसके बाद टोनी अपने क्रू के साथ बैठकर रिकवर्ड पैसों की सेलिब्रेशन करता है। वो क्रिस्टोफर को एडवाइस देता है कि सिर्फ इलीगल कामों से पैसे उड़ाने के बजाय वो अपने पैसे को स्टॉक्स और आईपीओज में इन्वेस्ट करे। टोनी चाहता है कि क्रिस्टोफर धीरे धीरे स्मार्ट तरीके से भी पैसा कमाना सीखे। रात में क्रिस्टोफर एड्रियाना को डिनर और थिएटर शो पर लेकर जाता है। दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन बाद में वो बर्गर जॉइंट में खाना लेने जाते हैं। तब हमेशा की तरह क्रिस्टोफर अपना एटीट्यूड दिखाने लगता है। वो लाउडली शेफ्स का मजाक उड़ाता है और रूड बिहेवियर करता है। लाइन में खड़ा एक आदमी पर्पल हैट पहनकर उन्हें ध्यान से देख रहा होता है। रेस्टोरेंट के कुछ लोग क्रिस्टोफर को पहचान लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि ये सुप्रानो क्रू से कनेक्टेड है, इसीलिए इतनी हेकड़ी दिखा रहा है। बाहर निकलते ही वही पर्पल हैट वाला आदमी क्रिस्टोफर के पास आता है। वो खुद को मैसिव जीनियस बताता है, जो एक फेमस गैंगस्टर रैप मॉग्यूल होता है। वो कहता है उसे टोनी सुप्रानो के साथ बिजनेस करना है। फिर वो क्रिस्टोफर और एड्रियाना को अपनी पार्टी में आने का इनविटेशन देता है। जब दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तब मैसिव जीनियस अपनी असली बात बताता है। वो चाहता है कि हैश रेबेकिन पुराने म्यूजिक रॉयल्टीज का पैसा वापस करे। हैश पहले म्यूजिक इंडस्ट्री में रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव था और कई आर्टिस्ट के राइट्स उसके पास थे। मैसिव जीनियस दावा करता है कि उन आर्टिस्ट को उनका सही पैसा नहीं मिला। इसके बाद क्रिस्टोफर एड्रियाना से सुप्रानो क्रू के पुराने म्यूजिक बिजनेस कनेक्शन के बारे में पूछता है। उसे लगता है कि शायद वो भी साइड बिजनेसेस के तौर पर म्यूजिक प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। एड्रियाना तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और उसे सपोर्ट करती है। वो क्रिस्टोफर को एक बैंड के बारे में बताती है जिसका नाम विजिटिंग डे होता है। इस बैंड का उसका एक्स बॉयफ्रेंड रिची लीड कर रहा होता है। क्रिस्टोफर डिसाइड करता है कि वो इस बैंड का प्रोड्यूसर बनेगा। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर हैश और मैसिव जीनियस की मीटिंग अरेंज कराता है। दोनों हैश के फार्म पर मिलते हैं। मैसिव जीनियस पुराने हिसाब किताब की बात छेड़ता है और हैश पर प्रेशर डालता है कि वो $4 लाख दे। वो कहता है कि ये पैसे उस आर्टिस्ट की मदर को कंपनसेशन के तौर पर मिलना चाहिए और वो सिर्फ उन्हें एक दिन का टाइम देता है। उधर ब्रूस अपने घर पर डिनर रखता है जिसमें डॉक्टर मिल्फी भी आई होती है। ब्रूस और उसकी वाइफ जीन टोनी के बारे में एक्साइटमेंट से बात करती है। उनके लिए नेबरहुड में गैंगस्टर का रहना एक एंटरटेनिंग चीज बन चुका होता है। मेल्फी भी जाने अनजाने में रिवील कर देती है कि वो भी टोनी की इटालियन लाइफस्टाइल से सीक्रेटली प्रभावित है। वो इटालियन ग्लास कलेक्शन की तारीफ करती है जो टोनी को भी पसंद है। डिनर के दौरान जब मिल्फी वॉशरूम जाती है और वो विंडो से सुप्रानो हाउस को देखने लगती है, यहाँ साफ दिखाई देता है कि वो टोनी की दुनिया को लेकर इमोशनली क्यूरियस होती जा रही है। इसके बाद क्रिस्टोफर एड्रीना और मैसिव जीनियस को विजिटिंग डे का लाइव शो दिखाने ले जाता है। शो खत्म होने के बाद एड्रीना क्रिस्टोफर की रिची से मुलाकात करवाती है। क्रिस्टोफर बैंड की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे रिची का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्रिस्टोफर लोकल स्टूडियो में 3 दिन की रिकॉर्डिंग बुकिंग के लिए पैसे देता है, लेकिन रिकॉर्डिंग सेशन पूरी तरह अफरा तफरी में बदल जाता है। रिची हर समय खुद को स्पॉटलाइट में रखने की कोशिश करता है। बैंड के बाकी के मेंबर्स और प्रोड्यूसर उससे इरिटेट होने लगते हैं। क्रिस्टोफर धीरे धीरे गुस्से में आने लगता है। फिर रिची बोलता है कि उसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग में जाना है, वो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू नहीं कर सकता। यही बात सुनकर क्रिस्टोफर का पारा चढ़ जाता है। वो गिटार उठाता है और रिची के सर पर दे मारता है। पूरा स्टूडियो शॉक में हो जाता है। फिर क्रिस्टोफर सबको चिल्लाकर बोलता है कि वापस काम पर लोगो। यह सीन दिखाता है कि क्रिस्टोफर चाहे म्यूजिक बिजनेसेस में घुसने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर का वायलेंट गैंगस्टर अभी भी वैसा ही है। दूसरी तरफ टोनी और कैरमेला ब्रूस की बारबेक्यू पार्टी में जाते हैं, जहां जीन कैरमेला को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है। कैरमेला को आइडिया पसंद आता है। उसी दौरान टोनी किसी आईपीओ कंपनी का स्टॉक टिप सुन लेता है। कैरमेला सीक्रेटली उस टिप का इस्तेमाल करके ब्रोकर के जरिए शेयर्स खरीद लेती है।
इसके बाद टोनी ब्रूस के गोल्फ क्लब में जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये फ्रेंडली आउटिंग होगी, लेकिन जल्द ही सिचुएशन अनकंफर्टेबल बन जाती है। ब्रूस के रिच दोस्तों को टोनी में जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं होता। उनके लिए टोनी सिर्फ एक रियल लाइफ गैंगस्टर अट्रैक्शन होता है। वो बार बार माफिया और क्राइम से जुड़े सवाल पूछते हैं, कोई मजाक करता है और कोई क्राइम स्टोरी सुनना चाहता है। टोनी अंदर ही अंदर इंसल्ट महसूस करता है। उसे लगता है कि ये लोग उसे इंसान नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट का जरिया समझ रहे हैं। बाद में थेरेपी सेशन में टोनी डॉक्टर मिल्फी से कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एक डांसिंग बियर हो जिससे लोग सिर्फ मजे लेना चाहते हैं। टोनी फिर अपने चाइल्डहुड को याद करता है। वो बताता है कि बचपन में वो और उसके दोस्त जिमी स्मैश नाम के एक लड़के का मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसे स्पीच डिसेबिलिटी थी। अब उसे ऐसा लगता है कि शायद आज वही ह्यूमिलेशन उसके पास वापस आई है। उधर क्रिस्टोफर कंप्लीटेड डेमो लेकर हैश के पास जाता है ताकि वो एडवाइस दे सके, लेकिन हैश सीधा बोल देता है कि विजिटिंग डे में कोई टैलेंट नहीं है। वो क्रिस्टोफर को डिसमिस कर देता है और कहता है कि ये बैंड कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके बाद क्रिस्टोफर और एड्रियाना के बीच बड़ा आर्गुमेंट हो जाता है। क्रिस्टोफर कहता है कि मैसिव जीनियस सिर्फ एड्रियाना के करीब आने के लिए उसकी तारीफ कर रहा था। वो एड्रियाना पर एक्यूज करता है कि वो इमोशंस की वजह से बैंड की रियलिटी नहीं देख पा रही है। एड्रियाना हर्ट हो जाती है। वो क्रिस्टोफर से कहती है कि वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता और गुस्से में अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है। एपिसोड के अंत में हैश और मैसिव जीनियस का मामला और ज्यादा सीरियस हो जाता है। हैश पता लगाता है कि मैसिव जीनियस ने अपने एक सॉन्ग में ऐसा ट्रैक इस्तेमाल किया है जिसके राइट्स हैश के पास हैं। अब हैश उल्टा मैसिव जीनियस पर लॉ सूट कर देता है। मैसिव जीनियस गुस्से में कहता है कि अब मामला कोर्ट में होगा और इसी टेंशन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।